आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 10 व्यायाम। व्यायाम कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इस देखिए दुनिया में 2015 में जो है छठा योगा दिवस मनाया गया था। देखिए दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने को मान्यता दी थी। इस घोषणा के बाद अगले साल यानी कि 11 दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने योग दिवस को 21 जून को मनाने की मान्यता दी थी। ठीक है, उसके बाद इस घोषणा के बाद जो है यानी कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा दुनिया में मनाए जाने लगा था। 11 दिसंबर 2014 में योग दिवस मनाने को मान्यता मिली थी और उसके नेक्स्ट ईयर 2015 से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सार्थक बनाने के लिए हमारे, आपके और सबके लिए व्यायाम परम आवश्यक है। व्यायाम वह साधन है जिसके द्वारा शरीर रूपी मशीन को चुस्त दुरुस्त रखा जा सकता है। हम किस प्रकार स्वस्थ रहें इसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। हम अपने शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं। कहा जाता है कि शरीर एक पेचीदा मशीन है। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो अपना काम करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ अंग हमारे शरीर के, कुछ अंग ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपने इच्छा अनुसार सिकुड़ा या फैला सकते हैं। तो हर एक लोगों के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है और सबको अपने अपने अवस्था के अनुसार व्यायाम अवश्य करनी चाहिए। देखिए मनुष्य अपने लिए नए से नए साधनों का निर्माण करता रहता है। मनुष्य जो है अपनी सुख सुविधा के लिए नए नए अनुसंधान खोजता रहता है। लिखने के लिए कलम से लेकर यात्रा के लिए कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट तक अनेक प्रकार के साधनों का उसने आविष्कार कर लिया है। करें लिखने के लिए कलम से लेकर और खेती करने के लिए ट्रैक्टर, तो कलम जैसी छोटी चीज़ को से लेकर और यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज और अनेक तरह की वस्तुएं। लेकिन यदि हमारा हाथ स्वस्थ नहीं है, साथ नहीं देगा, तो पेन काम आएगा? नहीं आएगा। तो पेन कब साधन कब है? जब हमारा हाथ ठीक है तभी हम उससे लिख सकते हैं। नहीं तो पेन क्या है? निरर्थक है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिए क्या लिखा है कि लिखने के लिए कलम से लेकर यात्रा के लिए कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट तक अनेक प्रकार के साधनों का उसने आविष्कार कर लिया है। अभी और भी न जाने कितने साधन वह बनाएगा और मनुष्य न जाने और कितने साधन बनाएगा अपनी सुख सुविधाओं के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अपने बनाए गए इन बेशुमार साधनों के होते हुए भी मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन कौन सा है? ऐसा साधन जिसके बिना उसका किसी भी प्रकार का कोई काम भी नहीं हो सकता। ऐसा साधन जिसके बिना किसी भी तरह से अनेक साधन हो लेकिन काम नहीं हो सकता, वो साधन कौन सा है? शायद आपने अनुमान कर लिया हो, शायद आपने सोच लिया होगा कि हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है हमारा शरीर। हमारे लिए सबसे उपयोगी, सबसे अधिक साधन क्या है? हमारा शरीर। शेष सब साधन हमारी तभी सहायता कर सकते हैं जबकि हमारा शरीर स्वस्थ हो। विशेष सब साधन तभी साथ देंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। जिस आदमी का शरीर ही काम न करता हो वह न तो कलम से कविताएं लिख सकता है और न ट्रैक्टर से खेती करा सकता है। कह रहे कि जिस आदमी का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो ना ही कलम से
कविताएं लिख पाएगा और ना ही ट्रैक्टर से खेती करवा पाएगा और ना रॉकेट से अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकता है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने इसीलिए कहा था, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जो कालिदास है, उन्होंने क्या कहा था, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। संसार में कर्तव्य पालन करने के लिए पहला साधन जो है शरीर ही है। अपने शरीर को हम एक मशीन मान सकते हैं। आप जानते हैं कि केवल मशीन के होने से ही कोई काम नहीं हो जाता, केवल मशीन के रहने से ही काम हो जाएगा। अगर वो मशीन है और ठीक हालत में नहीं है तो मशीन रहने से क्या फ़ायदा है। यह आवश्यक है कि वह मशीन अच्छी हालत में हो। मशीन हो तो सबसे ज़रूरी क्या आवश्यक है कि वह मशीन सही हालत में हो, ठीक हो, और हमें पता हो कि उससे कैसे काम लें और उसको किस तरह यूज करना है, यह भी आना चाहिए। शरीर के लिए भी यही बात कही जा सकती है। यदि हम चाहते हैं कि इस जीवन यात्रा में हमारा यह शरीर रूपी यंत्र अंत तक ठीक ठाक काम देता रहे तो इसे प्रारंभ से ही स्वस्थ रखना चाहिए। तो हमें अपने शरीर को शुरू से ही स्वस्थ रखना चाहिए, ठीक रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम एक महत्वपूर्ण उपाय है। यदि हम किसी मशीन से बहुत समय तक काम न लें तो कालांतर में उसमें जंग लग जाएगी। यदि कोई मशीन है और उससे हम बहुत दिनों तक काम नहीं लें तो कुछ समय बाद उसमें कार्बन परत लग जाएगा, जंग लग जाएगी और वह उपयोगी नहीं रहेगी। मशीन से काम लेते रहने और उसकी देखभाल करते रहने से ही वह ठीक हालत में रहती है। अगर मशीन से निरंतर काम लिया जाता है और उसका देखभाल किया जाता है तो ही मशीन जो है ठीक हालत में रहता है। यही बात शरीर के साथ भी है, ठीक यही बात हमारे शरीर के साथ भी है। हमारा शरीर एक बहुत ही पेचीदा मशीन है। जो हमारा शरीर है वह बहुत ही पेचीदा मशीन है। इसमें तरह तरह के चित्र विचित्र कलपुर्जे लगे हैं। इसमें तरह तरह के चित्र विचित्र कलपुर्जे मैंने मशीन लगे हैं। हमारा हृदय एक प्रकार का पंप है। जो हमारा हृदय है वह एक प्रकार का पंप है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे खून को दिन रात और हमारे सारे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। हमारे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हैं। जो हमारा फेफड़ा है वो निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहता है। जिगर, तिल्ली, गुर्दे और आंतें आदि शरीर के अन्य अनेक अंग हैं। इसी प्रकार अपना अपना कार्य करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार हमारे शरीर के आदि मैंने अनेक ऐसे अंग हैं जो अपना काम करते रहते हैं लेकिन हमें पता तक नहीं चलता है। पर शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं, लेकिन हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो तभी काम करेंगे जब हम उनसे काम लेना चाहें। वह अंग तभी काम करेंगे जब हम उनसे काम लेना चाहें। इन अंगों की ऐच्छिक गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। ऐच्छिक गति मैंने इच्छा अनुसार हो, तो उनका अगर हम अपने इच्छा अनुसार इस हाथ को चाहें तो फैलाएंगे या सिकुड़ाएंगे, ये अपने आप फैलेगा या सिकुड़ेगा नहीं। इसलिए इन अंगों की ऐच्छिक गति मांसपेशियों के द्वारा होती है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। अपनी उंगली या बाँह को मोड़कर आप यह बात स्पष्ट देख सकते हैं। यह बात आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अपनी उंगली और बाँह को मोड़कर चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित होती हैं। जो ये मांसपेशियां हमारे इच्छा अनुसार ही हमारे नियंत्रण में रहती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक उनसे काम लिया जाता है। ये ऐसी मांसपेशियां हैं, ये तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक हम उनसे काम लेते हैं।
दैनिक जीवन में हम इनमें से बहुत कम से ही काम लेते हैं, लेकिन अपने दैनिक जीवन में दैनिक जो रोज़ का हमारा दिनचर्या है वो ऐसी कह रहा है कि दैनिक जो हम इनसे बहुत कम काम लेते हैं। दिन भर श्रम करने के कारण मजदूरों और किसानों के शरीर का तो काफ़ी अंगों का व्यायाम हो जाता है, पर जो लोग बैठकर काम करते हैं और अपना अधिकतर समय पढ़ने लिखने में बिताते हैं, उनके शरीर की बहुत सी मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती हैं। जो हमारे शरीर की ऐसी बहुत सी मांसपेशियां हैं जिनसे हम काम नहीं लेते हैं, तो वो निष्क्रिय बन जाती हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं, सक्रिय नहीं रहती हैं। व्यायाम के द्वारा इन सभी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, उनकी अशुद्धियाँ दूर होती हैं और उनमें नवजीवन आ जाता है। इसलिए प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। खेल कूद, देखिए व्यायाम के ये कौन कौन से व्यायाम हैं, जैसे खेल कूद, कवायद, दंड बैठक, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना, तैरना आदि व्यायाम के अनेक प्रकार हैं, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि के अनुसार कर सकता है। वैसे तो प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के लिए किसी न किसी प्रकार के व्यायाम का प्रबंध होता है, पर बहुधा विद्यालय में किया गया व्यायाम ही पर्याप्त नहीं होता। इसलिए छात्रों को घर पर भी कुछ व्यायाम करना चाहिए। किशोरावस्था के बालकों के लिए खेलकूद, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना और तैरना अच्छे व्यायाम हैं। प्रत्येक बालक बालिका को किसी न किसी सामूहिक खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। इससे न केवल शरीर फुर्तीला और सशक्त रहता है, अपितु सहयोग से काम करने की भावना का भी विकास होता है। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो आदि प्रायः ऐसे खेल हैं जो सभी विद्यालयों में खिलाए जाते हैं। इनमें उत्साह से भाग लेना चाहिए। प्रायः सभी विद्यालयों में ड्रिल, पीटी आदि सामूहिक व्यायाम भी कराए जाते हैं। इनमें न केवल स्वास्थ्य बनता है अपितु समूह के बीच अनुशासन से कार्य करना भी आता है। देखिए विद्यालय में जो भी खेल खिलाए जाते हैं या जो भी ये ड्रिल, पीटी जैसे व्यायाम भी कह सकते हैं इसको करने से न केवल हमारा स्वास्थ्य सही रहता है अपितु समूह के बीच में अनुशासन से कार्य करना भी हम सीख जाते हैं। सैकड़ों छात्र छात्राओं का एक साथ कवायद और पीटी करना वास्तव में एक मनमोहक दृश्य है। उन्हें देखकर लगता है कि यहाँ एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है। बालक बालिकाओं के लिए दौड़ना एक बहुत उपयोगी व्यायाम है। इससे शरीर के निचले और मध्य भाग की मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं। तैरना एक श्रेष्ठ व्यायाम है। व्यायाम में सबसे अच्छा व्यायाम तैरना माना जाता है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत हो जाती है। जहाँ नदी, नहर या झील की सुविधा प्राप्त है, वहाँ के विद्यार्थियों को तैरना अवश्य ही सीखना चाहिए। कुछ शहरों में तैरने के लिए कृत्रिम जलाशय बने होते हैं। कुछ शहरों में तैरने के लिए कृत्रिम जलाशय का मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्यों द्वारा, लोगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो वहाँ के विद्यार्थियों को तैरना अवश्य ही सीखना चाहिए। कुछ शहरों में तैरने के लिए कृत्रिम जलाशय बने होते हैं। इस सुविधा का भी लाभ उठाया जा सकता है। आसन हर अवस्था के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आसन जो है हर अवस्था के व्यक्ति को करना चाहिए, हर अवस्था के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इनसे न केवल शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है अपितु तन और मन पर नियंत्रण भी प्राप्त होता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और मयूरासन आदि अनेक आसन सरलता से सीखे जा सकते हैं। आसनों को जितनी छोटी सी उम्र में सीख लिया जाए उतनी ही अच्छा होता रहता है। व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए। व्यायाम करते समय रक्त के प्रवाह की गति तीव्र हो जाती है। रक्त की प्रवाह की गति जो है तेज हो जाती है। शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारी श्वास तेजी से
चलने लगती है। यदि हम खुली हवा में व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर की अशुद्धियों की सफाई ठीक तरह से नहीं हो पाएगी और हमें व्यायाम से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। प्राणायाम और व्यायाम के बीच घनिष्ठ संबंध है। प्राणायाम और व्यायाम, इन दोनों के बीच एक गहरा घनिष्ठ संबंध है। प्राणायाम भी एक प्रकार का व्यायाम है और यह अन्य व्यायामों से बहुत सहायक होता है। प्राणायाम का उद्देश्य अपनी श्वास प्रक्रिया को इस प्रकार विकसित करना है कि वह तन और मन दोनों को शुद्ध करे। प्राणायाम करते हुए न केवल फेफड़े को बल मिलता है अपितु उससे पेट के सभी अंगों का रक्त प्रवाह भी सुधरता है, क्योंकि प्राणायाम सीधा बैठकर भी किया जा सकता है, इसलिए इससे रीढ़ की हड्डी भी सशक्त होती है। मस्तिष्क को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में प्राणायाम अपने मस्तिष्क को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में व्यायाम जो है बहुत सहायक सिद्ध होता है। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एकाएक हमें बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे प्राणायाम का जो है मात्रा बढ़ाना चाहिए। एकाएक अधिक व्यायाम कर लेने से लाभ के बजाय हानि होने की संभावना अधिक होती है। थकावट प्रतीत होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। अगर थकावट अनुभव हो तो ऐसी अवस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। साथ ही व्यायाम नियम पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन करना चाहिए, एक दिन छोड़ देना चाहिए। नियम से रोज करना चाहिए। कुछ दिन करने और कुछ दिन न करने से व्यायाम का लाभ नहीं मिलता। भोजन के एकदम पहले या एकदम बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। पेट भारी होने की अवस्था में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय शरीर फुर्तीला होता है और मन शांत। प्रातःकाल व्यायाम करने से शरीर जो है एक्टिव रहता है और मन शांत रहता है, इसलिए प्रातःकाल समय सबसे व्यायाम करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्रातःकाल का व्यायाम घर में करने की अपेक्षा किसी पार्क या मैदान में जाकर करना चाहिए, ताकि उस समय की स्फूर्तिदायक शीतल पवन का स्पर्श सारे शरीर को मिल सके। प्रातःकाल किए गए व्यायाम का लाभ सारे दिन अनुभव होता है। प्रातःकाल वैयक्तिक व्यायाम करना और शाम को वैयक्तिक मीन्स क्या होता है, अपना स्वयं अकेले। तो प्रातःकाल वैयक्तिक व्यायाम करना और शाम को सामूहिक खेलकूद में भाग लेना एक अच्छा नियम है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि हम व्यायाम द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो हमारा मन भी पवित्र विचारों वाला बनेगा। हमारा चित्त सदा प्रफुल्लित रहेगा, तन में स्फूर्ति रहेगी और मन में उत्साह और आत्मविश्वास। इस प्रकार हम न केवल अपना जीवन सुखी बनाएंगे अपितु एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग दे सकेंगे। आज स्थान स्थान पर व्यायामशालाएं चल रही हैं। वहाँ हर समय एक ही दृश्य दिखाई देता है। नाना प्रकार के व्यायाम साधनों पर युवकगण व्यायाम कर रहे हैं। कई सुस्ता रहे हैं, सुस्ता अर्थात आराम कर रहे हैं, और कोई बतिया भी रहे, मैंने आपस में बात भी करते हैं। दिस लेसन कंप्लीटेड। नाउ आई विल गिव एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। यू हैव टू राइट दैट। फर्स्ट वन, सामूहिक शब्द मूल शब्द के साथ इक प्रत्यय जुड़कर बनाइए। इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। सामूहिक में समूह प्लस इक से क्या बना है, सामूहिक। इसी प्रकार इक प्रत्यय जोड़कर और नए शब्द बनाना है। देखिए क्या है, समाज, समाज और क्या बन गया, सामाजिक। फिर है इच्छा, क्या बन गया, ऐच्छिक।
ऐच्छिक। ऐच्छिक का दो होता है विभक्ति, वैकल्पिक, अनैच्छिक। सशक्त, उपयोगी, अनुपयोगी, निष्क्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय, सक्रिय, निष्क्रिय का सक्रिय, कृत्रिम, प्राकृतिक, नेक्स्ट वन है काल प्लस अंतर से क्या बना है, कालांतर। यह दीर्घ संधि का उदाहरण, नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। क्या क्या है इसमें संधि विच्छेद में, शीर्षासन, शीर्ष, शीर्षासन है शीर्ष आसन, हो गया शीर्षासन। सर्वांगासन, सर्वांग और आसन। मयूरासन, जलाशय, नेक्स्ट वन है हलासन, हल, चक्रासन, चक्र, प्राणायाम, डांस। सारे तीर्थ संधि के उदाहरण हैं। विद्यालय, विद्या, completed, this one completed, yes ma'am। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। जंग, अंग, काम, काल, दड़। जंग,
नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस वन। नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया विशेषण चुनकर उनके भेद का नाम लिखिए। व्यायाम सदा खुली हवा में करनी चाहिए। सदा को अंडरलाइन कीजिए। सदा, सदा को अंडरलाइन कीजिए। कालवाचक, कालवाचक। नेक्स्ट वन है फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो आदि खेल प्रायः, प्रायः अर्थात हमेशा, प्रायः को अंडरलाइन कीजिए, सभी विद्यालयों में खिलाए जाते हैं। कालवाचक, कालवाचक। इनमें उत्साह पूर्वक भाग लेना चाहिए। उत्साह पूर्वक को अंडरलाइन कीजिए। रीतिवाचक। नेक्स्ट, आसनों को जितनी छोटी उम्र में सीख लिया जाए उतना ही अच्छा रहता है। इसमें जितना और उतना, जितनी और उतना। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। नेक्स्ट वन, प्रातःकाल किए गए व्यायाम का लाभ सारे दिन अनुभव होता है। प्रातःकाल अंडरलाइन कीजिए प्रातःकाल को। कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, प्रत्येक बालक बालिका को किसी न किसी सामूहिक खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। अवश्य को अंडरलाइन कीजिए। रीतिवाचक। फिर प्रातःकाल व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय। प्रातःकाल को अंडरलाइन कीजिए, लिखिए कालवाचक। प्रतिदिन, प्रतिदिन को नियम पूर्वक व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन कालवाचक अंडरलाइन कर लीजिए, प्रतिदिन को कालवाचक। उसके बाद फिफ्थ एक्सरसाइज है, आप अकर्मक सकर्मक क्रियाओं के विषय में पढ़ चुके हैं। नीचे लिखी क्रियाओं को पहचान कर उनके आगे अकर्मक या सकर्मक लिखिए। चलना क्या है? अकर्मक। दौड़ना अकर्मक। सोना अकर्मक। पढ़ना सकर्मक। लिखना सकर्मक। खेलना सकर्मक। झुकना अकर्मक। बोलना अकर्मक। तैरना अकर्मक। देखना सकर्मक। ओवर। Okay, question answer already I have given on the WhatsApp group.